घी शुभ्रता का प्रतीक है। लास्ट अब बताइए आपने क्या पे कंप्लीट कर चुके हैं? एक मिनट दिखाइए। बीवीटी में अच्छा स्पेशल पॉइंट्स तक अपना हो गया है। एक काम करिए, एक स्पेशल पॉइंट और लिख लिए इसमें। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बाद एक स्पेशल पॉइंट और लिखेगा। हमने जो स्पेशल पॉइंट्स लिखे उसमें 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, फोर्थ ऐड करिए। हाँ, तो स्पेशल पॉइंट में आप लिखिए with Mn plus 2 and Fe plus 2, with Mn plus 2 and Fe plus 2, ammonia act as weak filled ligand WFL with Mn plus 2 and Fe plus 2. अमोनिया का बिहेवियर कैसा हो जाएगा? वीक फील्ड लिगेंड। अच्छा, ये हमने क्लियर कर लिया ना कि किस बेसिस पर हमें स्ट्रेंथ बतानी है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सबसे आगे कार्बन डोनर, फिर नाइट्रोजन डोनर, फिर ऑक्सीजन डोनर और सबसे लास्ट में हेलोजन डोनर्स। उसी बेसिस पर हमने डिसाइड किया था कि नाइट्रोजन यानी कि अमोनिया को भी कैसा होना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग, पर उसका यहाँ पर बिहेवियर थोड़ा सा कैसा जा रहा है, वीक। तो देखिए इन स्पेशल पॉइंट्स का यूज तभी करिएगा जब आपका कोई आंसर नहीं आ रहा हो, जनरल केसेस में, है ना, तब हमें समझ में आ जाएगा कि कहीं इन चारों पांचों पॉइंट में से तो कोई पॉइंट नहीं आ रहा है अपने पास। चलिए, अब हमने कल बीवीटी के कुछ कंसेप्ट्स क्लियर कर लिए थे। अब यहां लिखिए लिमिटेशंस। आपने क्वेश्चंस किए, एक्स बिगनर्स बॉक्स 2 और 3 पूरा हो गया होगा। अब आप लिखिए लिमिटेशंस ऑफ वीवीटी, फिर हम स्टार्ट करेंगे नई थ्योरी सीएफटी। लिमिटेशंस ऑफ वीवीटी, फर्स्ट, can't distinguish SFL and WFL। हम ये नहीं बता सकते कि कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक। सेकंड, नो एक्सप्लेनेशन अबाउट कलर प्रॉपर्टी। कुछ नहीं पता लगा था कलर का। और थर्ड, कांट डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, कि कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है ये हम इससे नहीं बता पा रहे। और इसी वजह से हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एक नई थ्योरी की, और उस थ्योरी को हम बोलेंगे CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सबसे पहले तो हमें दोनों थ्योरी में बेसिक डिफरेंस समझना है। एक थ्योरी तो कौन सी चल रही है बेटा, बीवीटी अभी एंड हुआ है, और अब हम किस पे आ गए हैं, CFT। और ये भी क्लियर है कि कोई भी थ्योरी पूरी तरह से एक ही जगह यूज नहीं होती। हमने जैसे देखो
सबसे पहली थ्योरी किस में पड़ी थी? वीवीटी, केमिकल बॉन्डिंग में, पर उसको किस पे लिमिट कर दिया था? डाई एटॉमिक्स पे। फिर हमने कौन सी थ्योरी स्टार्ट की? हाइब्रिडाइजेशन। किसके लिए यूज किया था? पॉली एटॉमिक्स के लिए। फिर हमने बीच में स्टार्ट की वीएससीपीआरटी कि किसी पॉली एटॉमिक में लोन पेयर आ जाए तो अकेली हाइब्रिडाइजेशन से ही आंसर करना पॉसिबल नहीं था। और फिर लास्ट में हमने कौन सी थ्योरी पढ़ी? वो किसके लिए एप्लीकेबल थी? होमो डाई एटॉमिक, और जिसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 से कम। ऐसे ही वीवीटी हर जगह यूज नहीं होगी, तो कुछ जगहों पर हम किसका यूज करेंगे? सीएफटी। तो दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है पहले ये समझ लो। वीवीटी जो है वो किस बॉन्ड की बात करती है? कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट का मतलब होता है शेयरिंग, यानी कि एक तरह से इसकी अप्रोच कैसी है? कोवेलेंट। जबकि सीएफटी की अप्रोच है आयोनिक, यानी कि इसका मानना है कि सीएम यानी कि बीच वाला जो एटम है उसका और लिगेंड का रिलेशन कैसा होना चाहिए? आयोनिक। जबकि वीवीटी का मानना क्या है? कि वो लॉन पेयर देते हैं, वो लॉन पेयर लेते हैं, दोनों के बीच में शेयरिंग होती है। पर यहाँ पर ये बोल रहा है ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों के बीच का रिलेशन कैसा होना चाहिए? आयोनिक। तो पक्की बात है ये भी कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई होगी, इसकी भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन रहेगी, है ना? क्योंकि हमें मालूम है हर जगह ऐसा नहीं होता है। कुछ आंसर किससे भी आते हैं? वीवीटी से। कुछ आंसर किससे आएंगे? सीएफ। आप यहाँ पे लिमिट कर लो कि जब भी मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6, तो मैं क्या यूज करूंगा? और उसके अलावा कुछ भी हुआ तो वीवीटी। ठीक है, क्योंकि उसके रिजल्ट और उसके एग्जाम्पल हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के हम मिलते ही नहीं है, सारे एग्जाम्पल किसके मिलते हैं? 6 के। चलिए अब आते हैं दोनों के, पहले हम सीएफटी के कुछ पॉइंट समझ लेते हैं कि वो कैसे आयनिक अप्रोच की बात कर रहे हैं। देखिए, अब मैं यहां पर सेंट्रल एटम को एटम ना बोलकर अब इस बार क्या बोलूंगा? सीएमआई, सेंट्रल मेटल आयन। आयन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अप्रोच ही क्या हो गई है? आयनिक। और जो लिगेंड्स इसके पास आ रहे हैं उन सब के पास क्या होते हैं? लोन पेयर। तो आप यहां देखो, ये बोल रहा है कि इसके ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो ये किसका काम करेगा? कैटायन का। और लोन पेयर होते हैं नेगेटिवली चार्ज, तो ये किसका काम करेंगे? एन। तो यहां पर सीएमआई और लिगेंड के बीच का इंटरेक्शन कैसा इंटरेक्शन है? आयोनिक, नॉट कोवेल। पहली बात डन। सेकंड, अब क्या हुआ? हमें याद है जब हम D5 बनाते हैं तो अक्सर कर D5 में इलेक्ट्रॉन ऐसे ही तो फिल करते हो आप, 1 2 3 4 5। यानी कि अगर आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या फिल करोगे? 1 2 3 4 5, और 6th होगा तो वापस पीछे जाओगे। यानी कि ये कैसा लेवल है? डी जनरेटेड, जिसको हमने एनर्जी लेवल बताया था। एमओटी में पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई। यहां पर ये पांचों ही अभी कैसे हैं? सेम, जब तक इन्होंने कोई बॉन्ड नहीं बना। अब लिगेंड इसकी तरफ क्या करेगा? अप्रोच। कौन आ रहा है इनकी तरफ? लिगेंड। जब लिगेंड इनकी तरफ आएगा तो हमेशा ये खाली थोड़ा ना होते, किसी ना कुछ इलेक्ट्रॉन तो हमेशा भरे ही रहते हैं। तो जब वो इनकी तरफ आते हैं तो वो इनकी तरफ क्यों आएंगे? पहले तो ये बताओ। पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को। जब वो इसकी तरफ आएंगे तो एक फोर्स तो कौन सा लग रहा है? अट्रैक्शन। और दूसरा फोर्स कौन सा लगेगा? रिपल्शन। जब रिपल्शन होगा तो आपको याद है एनर्जी इंक्रीज होती है, और जब इंक्रीज होगी तो ये किस स्टेट में पहुंच जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट। तो यहां से ये क्या हो गए बेटा? एक्साइट हो गए। अब आपको मालूम है कि हमेशा उस लेवल पे बने रहना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे केस में इनके टुकड़े हो जाएंगे। इनकी क्या होगी? स्प्लिटिंग। और स्प्लिटिंग में हमारे पास दो ग्रुप बन गए, एक जिनकी एनर्जी ज्यादा और दूसरे जिनकी एनर्जी कम। तो यहाँ पे पांचों अब एक लेवल पे नहीं बचे, कुछ की एनर्जी क्या हो गई? कम, कुछ की एनर्जी हो गई ज्यादा। तो इसको क्या बोलेंगे? स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग में दो ऑर्बिटल्स अलग हो गए बेटा, और तीन ऑर्बिटल्स अलग हो गए। तो आपको याद है कौन से तीन एक साथ चलते हैं? डी एक्स वाई,
डी वाई जेड, डी जेड एक्स। और कौन से दो एक साथ रहते हैं? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड। तो इस तरह से हमारे पास जो 5 डी ऑर्बिटल्स थे उनके बीच में क्या हो गई? स्प्लिट। और स्प्लिट क्यों हुआ समझ में आ गया? जब लिगेंड आया इनके पास तो इनके बीच में अट्रैक्शन के साथ साथ क्या भी क्रिएट हुआ? रिपल्शन। और जब होता है रिपल्शन, एनर्जी इंक्रीज। हमेशा कोई भी एक्साइटेड स्टेट में पॉसिबल नहीं है बने रहना, इसलिए ये क्या करेंगे? टूटेंगे। टूटने में जिनकी एनर्जी कम हो सकती है वो अलग हो गए, जिनकी नहीं हो पाई वो अलग हो गए। तो जिनके अलग हुए उनमें हमारे को दो सेट मिले। एक वो जिनकी एनर्जी कम है, इन्हें बोला जाता है T2Z। क्या बोला जाएगा इनको? T2Z। और जिनकी एनर्जी हुई ज्यादा उन्हें बोलेंगे EZ। अब आप याद करो, इनमें एक बेसिक डिफरेंस होता है। अगर मुझे dx स्क्वायर वाई स्क्वायर बनाना हो और dxy बनाना हो तो कैसे बनाऊं मैं? ये x, ये y, ये किस पे लाई करते हैं? एक्सिस पर। तो ये कैसे ऑर्बिटल हैं? एक्सियल। जबकि dxy दो एक्सिस के बीच में। ठीक है। अब लिगेंड तो किसी ना किसी एक्सिस पर ही आता होगा। अब जब लिगेंड एक्सिस पे आएगा तो उसके सामने कौन पड़ जाएंगे? ये दोनों। इसीलिए इनको रिपल्शन क्या लगा? ज्यादा, और इनको रिपल्शन लगा कम। यानी कि टक्कर होने पर किन को सबसे ज्यादा चोट लगती है? जो सामने ही बैठे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सीधे उससे टकराते हैं। ठीक है। तो ऐसे केस में जिस एक्सिस पर ये आ रहा है उसी एक्सिस पर ही कौन है? ये एक्सियल। इसलिए इनकी एनर्जी हो गई ज्यादा और इनकी एनर्जी हो गई कम। अब जब एनर्जी अलग अलग है तो टूटेंगे ही सही। इसी को बोलते हैं CFS, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे बच्चे? CFS। टूट गया। अब इन दोनों के बीच में ये एनर्जी का गैप बन गया इतना बड़ा, तो इसको क्या बोलेंगे? CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। बाकी तो सब वही है, E स्टैंड फॉर एनर्जी। और इसको हम डेल से रिप्रेजेंट कर देंगे कि एनर्जी का गैप आ गया। तो अब हमारे पास 3 नए पॉइंट्स आए, मैं रिपीट करता हूं। द रिलेशन बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड इज आयनिक। आयनिक क्यों बोला है समझ गए? क्योंकि वो इसको क्या मान रहा है? पॉजिटिव चार्ज। और इसको क्या मान रहा है? नेगेटिव। फर्स्ट थिंग। सेकंड, व्हेन लिगेंड्स अप्रोच मेटल आयन, degeneracy of d orbitals break down and they split into two parts. This is known as crystal field splitting, and the energy gap between them is known as crystal field splitting energy. कौन से दो नए सेट बने? EZ, T2G। अब देखो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, T stands for ट्राई और 2 stands for 2 कोऑर्डिनेट्स। हमें यहाँ पर कितने कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट है? 2 2 की। तो हम इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि ये T2G में कौन होगा और EZ में कौन होगा। तो देखिए जिनके पास स्क्वायर स्क्वायर है वो किस पे लाए कर गए? एक्सिस पर। इसलिए एक्सियल वाले हमेशा हायर लेवल पर और बाकी नॉन एक्सियल हमेशा लो लेवल पे। तो इस तरह से ये स्प्लिटिंग हुई। और मैंने फिर बोला था ये किसके लिए अप्लाई करना है? यानी कि ये स्प्लिटिंग मैंने बोर्ड पर किसकी बनाई है? ऑक्टाहेड्रल। अब ऐसा नहीं है कि बाकी में नहीं होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी होगी, पर वो उस पे रूल हमारे अप्लाई नहीं होते, पर स्प्लिटिंग वहां भी होगी। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि इस फिनोमिनम को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और इस एनर्जी गैप को क्या बोलेंगे? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अच्छा अब देखिएगा, जिस सेंटर से या मीन पोजीशन से ये सारा काम हुआ उसको बेरी साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पर क्या बोला गया? बेरी सेंटर, जहां से ये स्प्लिट हुआ। अब आप ये बिल्कुल परसेंटाइल सिस्टम है। टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं? 5। 5 में से इन तीनों की एनर्जी कितने लोगों से कम है? 2। तो ये हो गया 2/5।
और ऊपर वाले दो की एनर्जी किससे ज्यादा है, 3 ऑर्बिटल से, तो ये हो गया 3y। जब एनर्जी कम होती है तो नेगेटिव, और जब एनर्जी ज्यादा होती है तो पॉजिटिव। किस में चल रही है ये स्प्लिटिंग, ऑक्टा। इसीलिए यहां पर सी एफ ऐसी जो डेल है उसके साथ कौन सा सिंबल यूज किया है, ओ। अगर यही टेट्रा में होती तो टी, और यही स्क्वायर प्लेनर में होती तो एस पी। ठीक है, चलिए 2-3 पॉइंट पहले लिख लेते हैं और फिर आप इसको बोर्ड पे से बनाना। अब बताओ, टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्री अलग होती है, इसलिए उसकी स्प्लिटिंग क्या होगी, अलग हो जाएगी, है ना, ऐसी तो होगी नहीं। ये तो अभी हमने किसको रेफरेंस बना लिया, ऑक्टास को। ठीक है, लिखिए द इंटरेक्शन बिटवीन CMI, CMI किसको बोले, ब्रैकेट में लिख लो पॉजिटिव चार्ज, उसको इसने क्या मान लिया, पॉजिटिव। एंड द इंटरेक्शन बिटवीन CMI, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंड लिगेंड, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, नेगेटिव चार्ज। ब्रैकेट में पहले क्या लिखा था, पॉजिटिव, अभी क्या लिखोगे, नेगेटिव, ब्रैकेट क्लोज, इज आयोनिक इन नेचर। नेचर वाइज कैसा हो गया है, आयोनिक हो गया। पॉइंट नंबर 2, when ligands approach when ligands approach CMI, when ligands approach CMI, degeneracy of its d orbitals, degeneracy of its d orbital breakdown, and we obtained two new sets of orbitals, and we obtained two new sets of orbitals। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, T2G and EG is known as, bracket close, is known as CFS। इसी को क्या बोलेंगे अपन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। थर्ड पॉइंट, लास्ट, द एनर्जी गैप between T2G and EG, ये जो गैप है इसी का नाम क्या है, CFSE। द एनर्जी गैप बिटवीन T2G and EG is known as CFSE। इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चे, CFSE। और अब आप इसको बना लीजिए, ये ऑक्टाहेड्रल की क्या है, CFS। CFS in octahedral, crystal field splitting in octahedral complexes।
पहला पॉइंट क्या था बेटा अपना, द अप्रोच इज आयनिक, या इंटरेक्शन कैसा है, आयोनिक। दूसरा पॉइंट, जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो डीजेनरेसी क्या होगी, ब्रेक डाउन, और हमें क्या साइट मिलेंगे, दो नए। इसी फिनोमिनम को क्या बोलेंगे, CFS। और ये जो गैप है इनके बीच का, इसी को क्या बोलेंगे, CFSE। क्या दिख रहा है वहां, क्या दिख रहा है वहां, पांचों अलग अलग लिखे हैं क्या, और यहां तो डीजेनरेसी का मतलब क्या हुआ, एक जैसी एनर्जी। चलिए नेक्स्ट, अब यहां पर हम ये देख लेते हैं कि आखिर ये वैल्यू जो है किसकी, CFSE की, किस पर डिपेंड कर दे। एक काम करो, यहीं पर ही है ना, टेट्रा का डायग्राम तो बना लो और स्क्वायर प्लेनर का, पर यूज किसके लिए करना है, ऑक्टा। और कहीं पर इसका कोई एग्जांपल है भी नहीं, तो आप यहां लिख लो CFS इन टेट्रा, इसके साथ ही है ना, मतलब अपन ने एक किसके लिए बना लिया, ऑक्टा के लिए। अब एक किसके लिए बनाएंगे, और एक किसके लिए बनाएंगे, स्क्वायर प्लेनर के लिए। अब आप देखो, टेट्रा की ज्योमेट्री थोड़ी सी अलग होती है, अपन इसको यहाँ पे हाथ पे बना के देख लेते हैं। अब आप देखिए, क्या यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है कि कोई एक्सिस पर हो, क्योंकि सभी एंगल कितने पर होते हैं, 109 डिग्री 5 मिनट। देखो एक्सिस वगैरह कब होते हैं, जब एंगल 90s के हों, 180 के हों। यहाँ तो सभी क्या हैं, कोई भी 90 पे नहीं है, कोई भी 180 पर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो वो खुद किसी भी एक्सिस पर आए, पर ये तो एक्सिस पे नहीं है ना, तो अब इस बार रिपल्शन किसको ज्यादा फील होगा, लिगेंड तो कर ही रहेगा ना, ये तो आएगा ही अपना काम करने, है ना। इनमें से बताओ किनको रिपल्शन अब ज्यादा फील होगा, जो पहले एक्सियल पे थे उनको तो पहले हो चुका, अब तो ज्योमेट्री बदल गई, तो अब किसको रिपल्शन ज्यादा फील होगा, नॉन एक्सियल्स को, क्योंकि लिगेंड किसी भी एक्सिस पर आए, ये सारे ही उसके लिए क्या हैं, नॉन एक्सियल, क्योंकि कोई भी एक्सिस पे लाए नहीं कर रहा है। तो जो एक्सिस पे लाए नहीं कर रहा है वो क्या होगा, अब उसको रिपल्शन ज्यादा फील होगा। तो यही स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, जस्ट रिवर्स, यानी कि अब हमारे पास D5 की स्प्लिटिंग जो होगी उसमें इजी कहां चले जाएंगे, नीचे, और T2G कहां चले जाएंगे, ऊपर। तो आपने जो किस में पढ़ा हो ऑक्टा में, बस उसका क्या करना है, रिवर्स। अब देखो, वहां पर मैंने आपको बोला था कि ये किसके लिए यूज करना है, ऑक्टा के लिए, इसलिए इस बार हमने यहां से G हटा लिया है, क्योंकि कंसेप्ट किसके लिए बना हुआ है, ऑक्टा के लिए। तो इसलिए यहां से G, हालांकि G हटाने के रीजन कई होते हैं, पर मैंने यहां से G हटा लिया क्योंकि ये G यूज ही नहीं होता किस केस में, टेट। बाकी सब चीजें वही हैं। बताओ अब इस बार किसकी एनर्जी ज्यादा है, T2G की। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, +2/5 डेल टी, और नीचे -3/5 डेल टी। तो सारी चीजें क्या हो गई हैं, जस्ट रिवर्स, क्योंकि ज्योमेट्री भी क्या है, अलग। तो ज्योमेट्री वाइज स्प्लिटिंग क्या होती है, अलग अलग। तो हमारे सिलेबस में किसकी स्प्लिटिंग गिवन है, ऑक्टा। पर अगर टेट्रा के बारे में समझना है तो हमें इसको ठीक क्या करना है, रिवर्स। अच्छा, स्क्वायर प्लेनर में और भी ज्यादा चेंजेस हैं, CFS इन स्क्वायर। कोई आपसे पूछे ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका वन वर्ड आंसर क्या है, भाई ज्योमेट्री सबकी अलग अलग है, तो सबके केस में होने वाली स्प्लिटिंग भी क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। और जब स्प्लिटिंग अलग अलग होगी तो एनर्जी गैप भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो यहां पर स्प्लिटिंग का रूल बिल्कुल ही अलग है। अब आप यहां ध्यान से देखो, तो यहाँ पे सबसे ऊपर चला गया dx²y², उसके नीचे हो गया dxy, थर्ड नंबर पे आ गया dz², और फोर्थ नंबर पे दो डी जनरेटेड रह गए, कौन कौन रह गया, yz और dxz।
तो यहाँ पर स्प्लिटिंग का पैटर्न टोटली क्या है, डिफरेंट है। यहाँ ना तो T2Z मिला ना EZ मिला, यहाँ पे 4 नए सेट मिल गए। इसीलिए हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमारा पूरा फोकस किस पे रहना चाहिए। ये हमारे इसके कोई एग्जाम्पल नहीं है, ना एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन है। ये तो क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी पढ़ते हैं और 6 भी, तो अपने बना तो रखते हैं, एक जगह बनाकर रख लेते। तो बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी हो गई यहाँ पर, फिर और सबसे पीछे DYZ और DXZ डीजनरेटेड हो गए। इसका कोई यूज नहीं है ना। आप बना इसलिए लीजिए क्योंकि मान लीजिए हमारी कभी बात होगी सर स्प्लिटिंग बाकी सब में नहीं होती, क्या होती तो है बेटा, पर उसका कोई यूज नहीं है। यूज सिर्फ किसका है, इसका। देखो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एमओटी किसके लिए यूज हो सकती है, हेट्रो के लिए भी यूज हो सकती है, पॉली के लिए भी यूज होती है, पर हमारे सिलेबस में नहीं है। क्योंकि हमें सिर्फ एक ही सिलेबस नहीं कंप्लीट करना है भाई, हमारे पास तो इनऑर्गेनिक का एक पार्ट है, आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं। तो उस बेसिस पर नीट ने जितना सिलेबस दिया है उतना ही कवर कर रहे हैं, है ना। अब एक साल में इससे ज्यादा भी नहीं हो पाएगा, और एक साल भी नहीं है अपने पास, तो 5-6 महीने हैं, तो उन 5-6 महीनों में तो इतना ही कुछ हो सकता है। ये हटा दूं, ये वाला ध्यान रहेगा। ऊपर कौन जाएगा, इजी, नीचे कौन आएगा, T2। इजी में ये दोनों और नीचे ये तीन। अब एक नया तरह का कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा ना। इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं CFT के, है ना। तो अब हमें वहां पर अंडरस्टूड रखना है कि हम किसके लिए बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल्स के लिए। वहां लिखा हुआ रहे तब भी और ना लिखा हुआ रहे तब भी क्या समझना है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे अभी थोड़ी देर में ना। अब यहां पर बिल्कुल वैसी बात होगी जैसे हम किस में करके आए, VVT में। इसको आप केवल टॉपिक डाल के रख देना, फिर मैं 2 लाइनें लिखाऊंगा उसके बाद ही लिखना। मान लीजिए आपके पास, अच्छा कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ हो तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, क्या निकालना है, ऑक्सीजन। फिर उसके बाद क्या करना है, इलेक्ट्रॉन कम करने, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कट कर देने। अब फाइनली आपके पास जो आएगा वो डी में कोई इलेक्ट्रॉन होगा। मान लीजिए डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो अब आप देखो मेरे को इस बार डी में D1 नहीं लिखना है, किसके अकॉर्डिंग लिखना है, CFT के अकॉर्डिंग। तो मेरे पास ये है इजी और ये है बेटा T2Z। तो अगर D1 होगा तो बताओ वो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, लोअर में। तो इसका नया कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखूंगा मैं, T2Z1 EZ0। ये किसके लिए लिखा। अब मान लीजिए D2 हो जाए तो यहां आ जाएगा। तो D2 में क्या हो गया, T2Z2 EZ0। 3 हो गया तो यहां पर T2Z3 EZ0। पर अपना पहला प्रॉब्लम आएगा D4 पर, क्योंकि D4 पर मेरे पास 2 ऑप्शन है।
या तो मैं पहले इन्हें ही भरूं या फिर क्या। अब याद करो नया वर्ड आया पेयरिंग, कहीं पढ़ के आए पेयरिंग अपन। हमने बोला था जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो होगी पेयरिंग, और जब वीक लिगेंड होगा तो यहां पर वही सब है। अगर ये वाला गैप बहुत ज्यादा है ना, जैसे मान लेते दो कंडीशन है, या तो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन बनेगा T2G4 EG0 यहां आएगा, या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी T2G3 EG1। यही दो पॉसिबिलिटीज हैं। आपको याद है ये तब होता है जब SFL होता है, और ये होता है जब WFL होता है। तो अगर मेरे को पेयरिंग करनी है तो मेरे पास कैसा लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, इस एनर्जी गैप को बढ़ा देता है। क्या करता है, इसको बढ़ा देता है। अब जब एनर्जी गैप बढ़ जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए इसको अल्टीमेटली क्या करनी पड़ेगी, पेयरिंग। बट कोई वीक लिगेंड होगा तो ये गैप क्या होगा, छोटा, तो आसानी से वो कहां जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पर SFL और WFL की बात वैसी की वैसी है, बट यहाँ पे एक नया चेंज आया। उसने बोल दिया कि जब SFL होगा तो ये वाला गैप बड़ा हो जाएगा। तो यानी कि दो कंडीशन है D4 के लिए। पहला कि डेल O की वैल्यू बहुत ज्यादा हो। किससे ज्यादा, पेयरिंग से। पेयरिंग होगी ना तभी तो पेयरिंग होगी। और दूसरा केस डेल O की वैल्यू पेयरिंग से। मतलब यहाँ ऐसा कंसेप्ट है कि हम अगर अपने लिए कोई रूम रहने के लिए देखने जा रहे हैं, तो मान लीजिए रूम का रेंट उन्होंने बताया हमें 3000, लमसम मान लेते हैं। कितना बोला, 3, है ना। हो सकता है आपके केस में बहुत ज्यादा हो, है ना, तो पर हम मान रहे हैं कि 3000 उसने बोला। पर उसने बोला कि अगर आप एक पार्टनर और रख लेते हो तो आपके रूम का रेंट 500 रुपए कम। तो आप क्या एडवाइस करोगे, अरे 500 रुपए से क्या फर्क पड़ रहा है, तो 1000 रुपए बोले, 3 से 1 पर आए, तब तो एक पार्टनर को रखा जा सकता है। तो इसका मतलब आपके यहां पर डेल O की वैल्यू क्या है, कम। तो जब कम है तो आप कहां जाना चाहोगे, सिंगल। पर अगर आपके पास ये वैल्यू बहुत ज्यादा होती, जैसे मान लीजिए सिंगल रूम के लिए वो बोल रहा है कि आप 2 जने रहोगे तो आपको 3000 देने, पर अगर आप अकेले रहोगे तो आपको 7000 देने, तो ऑटोमेटिकली आप क्या स्विच कर जाओगे, 2 रह लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये गैप बड़ा है। तो ये एनर्जी गैप अगर ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होने लगेगी, पेयरिंग। अच्छा ये गैप कौन ज्यादा करता है, यही बात किसमें पढ़कर आया, पीवीटी में हमने उसको ऐसे पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बाकी अंदर वाले सबको क्या कर देता है, पेयर कर देता है। पर इन 3 केसेस में पेयर की जरूरत होती भी नहीं है। क्यों नहीं होती, क्योंकि सर यहां पर बिना उसके भी हमारे पास 2 डी खाली मिल जाते हैं। तो यहां पर वही बात अलग हो गई है, बस किस बेसिस पे बतानी है इस बार। अगर डेल O यानी कि CFSE वैल्यू बहुत ज्यादा है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, T2G4 EG0। पर अगर कम है तो मैं लिखूंगा T2G3 EG1। तो ऑल डिपेंड्स ऑन लिगेंड। पर यहाँ पे बात कहने का तरीका चेंज हो गया है। उसने बोला कि डेल O ज्यादा, पेयरिंग, डेल O कम, अनपेयर्ड, है ना। यानी कि यहाँ किसकी प्रेजेंस बता रहा है, SFL की, और यहाँ किसकी प्रेजेंस बता है, तो वन इन द सेम थिंग। ठीक है, तो आप इसमें एक लाइन लिखो पहले, फिर ये बनाना। There are two factors to determine. There are two factors to determine electron filling. There are two factors to determine electron filling. First, CFSE. फर्स्ट फैक्टर क्या है बेटा, CFSE। CFSE मतलब डेलो। एंड सेकंड, पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करें, P से।
तो देर आर टू फैक्टर्स, डेल ओ एंड पेयरिंग एनर्जी। अब आप उसको उस तरह से बना सकते हो। अब जैसे वो आप समझ गए ना, मैं यहाँ पे नए तरह से बनाता हूँ आपको लिखना कैसे। इफ इट इज D1 then you will write T2Z1 EZ0. If it is D2 you will write T2Z2 EZ0. And if it is D3 T2Z3 EZ0. फर्स्ट टाइम कब सोचना पड़ेगा? D4 में केस नंबर 1 क्या ज्यादा है? CFSE किससे? पेयरिंग से। और ये वाले केस में रिवर्स हो गया मैटर, तो यहां क्या बनेगा? T2G4 EZ0। यहां क्या हो जाएगा बच्चे? T2Z3 EZ1। आपको याद है ऐसा कब होता है? SFL। और ये कब होता है? WFL। ये वाला लिखो आप, है ना बेटा? वो वाला तो आपके काम का सिर्फ समझाने के लिए बनाया था मैंने। तो अब आपके पास एक नया कॉन्फ़िगरेशन आ गया जिस बेसिस पे आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो ऑप्शंस में अगर T2G EG दिखेगा तो हम ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि कौन सी थ्योरी वर्क कर रही है? CFT। ये वाला क्वेश्चन करना है, किस तरह से पूछा जाएगा वो आपको वहां दिखेगा। क्वेश्चन क्या है कि मुझे दे रखा है K4 FeCN होल 6 में क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा। सबसे पहले बताओ सेंटर एटम के ऊपर कितना चार्ज है? +2। आगे बच्चे +2। आयरन पे नंबर होता है 26। वी विल राइट 3d6 4s2। अब +2 बनाने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो मेरे कॉन्फ़िगरेशन क्या है? D6। अब बताओ लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, SFL है ना। तो SFL है तो मैं EZ और T2Z में इलेक्ट्रॉन मुझे फिल करना है। बताइए कैसे फिल करूं? सर स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में ये गैप ज्यादा है, किससे? पेयरिंग से। इसलिए मेरे 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया T2J6 इजी। देख लीजिए ऐसा किस ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि भाई CFT का यूज कैसे होएगा। एक करेक्शन करिएगा, आप खुद ही देखिएगा कि उसका आंसर क्या आना चाहिए। पेज नंबर 134 क्वेश्चन नंबर 59। क्या दिया हुआ है ये? तो आंसर तो ये आना चाहिए, और आंसर क्या दिया हुआ है? फर्स्ट। तो आप उसको करेक्शन कर लो, आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। T2G3 EZ1।
आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ गया होगा कि कौन सी थ्योरी लग रही है सर यहाँ पे। तो सीएफटी लगाई जा सकती है, वीवीटी का कोई काम ही नहीं देख रहा है। अब हम ऐसा करते हैं, सारे ही लिख देते हैं, यानी कि सीएफटी और वीवीटी को मिक्स करके देखते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन बनता है। यानी कि मैं हाइब्रिडाइजेशन भी लिख रहा हूं अभी वीवीटी से, और सीएफटी के थ्रू देखते हैं कि उसमें क्या पॉसिबिलिटीज हैं। D1, D2, D3, इन तीनों का केस अलग चलता है। D4, D5, D6, D7 का केस अलग, D8, D9 और D10 का केस अलग। अब आप देखो, इन तीनों केसेस में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो, हमेशा ही D2sp3 ही रहेगा। क्यों रहेगा? दोनों लास्ट के डी खाली। कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे हैं हम? 6 की, और किसी की बात नहीं कर रहे हैं ना। अच्छा, बिहेवियर पैरा की डाया? पैरा, क्योंकि तीनों अनपेयर। तो ये हो गए पैरा मैग्नेटिक। आईओसी की ओओसी? आईओसी, क्योंकि डी से चालू है। अब आ जाइए नेक्स्ट, यहां से यहां तक का केस। यहां आपको मालूम है कि पेयरिंग होती है, पर पेयरिंग कौन कर सकता है? एसएफ। पेयरिंग होने के बाद हमें क्या मिलेगा? D2sp3। अब यहाँ डिसाइड नहीं कर सकते कि डाया रहेगा, मतलब डाया रहेगा या पैरा रहेगा, क्योंकि D5 के केस में तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बचता ही है ना। यहां पर अगर मेरे पास होता WFL, फिर क्या होगा? वो पेयरिंग नहीं करा सकता, तो sp3D2। कौन से कॉम्प्लेक्स बने? OOC। ये वाला केस थोड़ा अलग रहता है। D7, आपको याद है इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, SFL इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और D2sp3। इन तीनों में फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेदर स्टेफेल या फिर WF, हमेशा ही क्या होंगे? sp3D2। तो हमने सबको क्या कर दिया? समराइज कर दिया। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन T2G की फॉर्म में लिख सकते हो आप, है ना। यहां D1 में क्या लिखोगे? T2G1 EG0। D2 में क्या लिखोगे? T2G2 EG0। D3 में क्या लिखोगे? T2G3 EG। पर यहां तो चेंज होएगा, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? स्ट्रॉन्ग और वीक के। ठीक है, लिख, ये लिखूं क्या सारे? आप बना लोगे ना अब तो, T2G और EG में। पी का मतलब क्या है बेटा यहाँ? यानी कि जब हम पेयरिंग कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ रिपल्शन होगा, वो कम है तो पेयरिंग होगी, और CF ऐसी कम है तो पेयरिंग नहीं हो।
अब हो सकता है कि कोई थोड़ी बहुत क्या आ जाए, कैलकुलेशन आ जाए, पर उसको अपन शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं वो देख रहे हैं। एक बड़ा सा फॉर्मूला रहेगा, पर आप आसानी से समझ जाओगे। बताइए, सबसे पहले किसको लिखेंगे, इजी वालों को या T2G वालों को? T2G, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या थी, कम। उनके लिए आपने क्या लिखा था यहां बताओ, 2/5 नेगेटिव। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो तो यहां पर आ गया 0.4 मल्टीप्लाई बाय T2G इलेक्ट्रॉन्स। किससे मल्टीप्लाई करना है, T2G में जितने हो इलेक्ट्रॉन, प्लस अब 3/5 को क्या लिख सकते हैं डेसिमल में, ठीक है, 0.6 मल्टीप्लाई बाय Eg के इलेक्ट्रॉन, और साथ में Np। N का मतलब है पेयर्स, कि कितने पेयर बने, नंबर ऑफ पेयर। अब अगर ऐसा आ जाए तो हम T2G और Eg के इलेक्ट्रॉन तो पता ही है आपको। मान लीजिए आपके पास आ जाए D6। अच्छा, एक चीज और आप पहले से बताना, अपन को थोड़ा रिकॉल करना है। क्या मैंने आपको लो स्पिन और हाई स्पिन की बात बताई थी? पता है ना अपने को। अगर इन केस मैंने बोला कि D6 में लो स्पिन है, तो इसका मतलब क्या है, पेयरिंग हो गई होगी। कैसा लिगेंड होगा, ऐसे। और मैंने बोला D6 में हाई स्पिन है, तो इसका मतलब पेयरिंग नहीं हुई। फिर कौन सा लिगेंड होगा, बात समझ में आ रही? अब चलो ऐसा करते हैं, दोनों लिख के देखते हैं। ये वाला पार्ट हटा दूं। अगर मान लीजिए आपसे बोला D6 में लो स्पिन के अकॉर्डिंग क्या बनाओ, कॉन्फ़िगरेशन, तो आप क्या बनाओगे, इजी और T2G। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 6। कैसे फिल करूंगा, 1 2 3 4 5 6। इसको देख लिया मैंने तो, कि सर LHC तो तभी आ सकता है जब स्ट्रांगली। और अगर ये वाला केस हो तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। बताइए अब क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो यहां मेरा कॉन्फ़िगरेशन इसके केस में क्या बना, T2G4 EZ2। सही लिखा है। और ऊपर वाले के लिए बताओ, तो अगर कुछ भी पूछा जाए तो क्या ये वैल्यू अपन यहां नहीं रख सकते? यानी कि वो आपको डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स ना देके ऐसे भी लिख कर दे दे कि D6 लो स्पिन, D5 लो स्पिन। तो लो स्पिन का मतलब क्या, हाई स्पिन का मतलब क्या, क्लियर हो रही है? यानी कि दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो आपको ऐसे ही लिख कर दे दे FeCN6-4, और या लिख कर दे दे FeCl6-4। दोनों ही केस वही तो हुए। ये मेरे पास कैसा लिगेंड है, SFL। ये कैसा लिगेंड है, WFL। यानी कि यहां पर भी D6 आएगा और यहां पर भी D6, क्योंकि सेंट्रल एटम के ऊपर चार्ज है +2। अब जब दोनों ही D6 हैं और ऐसा लिखकर नहीं दिया, क्या लिख दिया, लो स्पिन हाई स्पिन, तो हम समझ गए ना कि ये लो स्पिन है। और ये अब कोई कैलकुलेशन करवाए तो हम वैसे ही फिल करेंगे जैसे मैंने अभी फिल किया। पॉसिबल है। अब बताओ किस केस में, मेरे आपसे ऑप्शन है, किस केस में ये पूरी वैल्यू 0 आए, किस केस में ये पूरी वैल्यू क्या हो जाए, 0। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन D5 हाई स्पिन, D5 लो स्पिन, थर्ड बोथ,
फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फोर्थ NOT. टेक योर टाइम, जल्दीबाजी मत करो, पेपर कॉपी पे थोड़ा सा बनाओ, पेपर और पेन लेके थोड़ा सा बनाओ। तुम्हारा तो सुन लिया बेटा मैंने आंसर। तुमने बोला था ना बीच में, कौन बोला था आंसर? तो ठीक है, बाकी लोग करो। बस नहीं बोला था तुमने, चेंज करना है, देख लो दोबारा से, पहले सही बोला था, देखो तो सही आप। अब D5 कर रहा हूं मैं इसको, है ना, ध्यान से देखना बेटा। D5 केस वही है, लो स्पिन हाई स्पिन। बताओ लो स्पिन होगा तो मेरे पांचों इलेक्ट्रॉन यहां होंगे, ठीक है। अब लगाओ इस फॉर्मूला में, D5 क्या ले लिया मैंने, हाई स्पिन, तो मैं क्या लिखूंगा, -0.4 इंटू 5 प्लस 0.6 इंटू 0 प्लस NP, कितने पेयर हैं, 2। ये वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती है वैल्यू 0? कोई किसी को कैंसिल नहीं कर रहे। अब आइए D5 लो स्पिन, क्या हुआ, हाई स्पिन में ही तो पेयरिंग नहीं की, तभी तो 5 लिखा है, 1 2 3 4 5 हाई। अच्छा ठीक है ठीक है, यहां पे चेंज कर लेते हैं, इसको कर लो लो, इसको कर लेते हैं हाई, अभी ठीक है। अब मेरे पास यहां आया लो स्पिन में 0.5 ये वाला, अब आओ किस पे, हाई स्पिन, ठीक है, तुम्हारा सही है, 0.4 इंटू 3 सही है, प्लस 0.6 इंटू 2, देखो ये वैल्यू सेम है और पेयर तो कोई है ही नहीं, इसलिए अपना आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। आई बात समझ में? यानी कि मुझे यहाँ कैलकुलेशन करने के लिए बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ये एक ही बार 0 हो सकता है, और वो 0 कब होगा बेटा, D5 हाई, और कहीं 0 होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि उससे आप कभी भी कोई अनइक्वल इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। आप यहां पे सबसे पहले डिसाइड करो कि हाई स्पिन कब बोलना है और लो स्पिन कब बोलना है। आपका एक ही कंफ्यूजन है यहां पर, ले देके हाई स्पिन और लो स्पिन। आप लिख लो, हाई स्पिन का मतलब WFL और लो स्पिन का मतलब SF, बस ये कर लो, उसी से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इसी को मैं चेंज कर दे रहा हूं, यहां पर चार्ज में ले लेता हूं, ये लो, तब ये भी +3, ये भी प्लस, ये भी D5 और ये भी D5। अब आप देखो मैंने सब कुछ बोर्ड पर इसी के अकॉर्डिंग लिखा है मेरा। आप वापस से सुन लो, आपको लिखना क्या है। सबसे पहले हम लिख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ CFS, ये वैल्यू ये अपने बना लिया, फिर हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, है ना, ये एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल जब आप लिखोगे तो आप ये 2 एग्जाम्पल लिख लो इस तरह से, उसके साथ लिख लो D5 लो स्पिन, D5 हाई स्पिन, और उस तरह से आप इसको फिल करोगे, और यही वैल्यू तो मैंने वहां लिखी। हाँ, अब लो स्पिन है, क्या चेंज आएगा, हाँ ये चेंज होगा, बिल्कुल सही, ये 5 और यहां पर अपने पास आ गया 3 और 2, उसके बेसिस पर यहां पर एक चेंज, और यहां पर तो हो ही रखा है। अब तो सही है, अब आप इसको लिख लीजिए, ये एग्जाम्पल बन गया अपना।
अपन ने वो पुराने एग्जाम्पल यहीं पे लिखा हुआ था ना। क्या बेटा? लो स्पिन में क्या लिखा है? यही तो 5 ही तो लिखेंगे यहीं। लो स्पिन में बेटा ये वाली वैल्यू 0 होगी, ये वाली कैसे हो जाएगी? ये ये तो तब होगी ना जब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो इस वाले केस में ही तो लिखा है अपन ने। एक मिनट एक मिनट, यहां पर अपने पास लो स्पिन, लो स्पिन का केस ये रहा। T2Z में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। ये 0.6। अब यहां पर ये 0 हुआ है केवल, ये कैसे 0 हो जाएगा? जीरो कैसे कर दिया आपने? कौन सी मैथमेटिक्स लगा दी? अरे ये मल्टीप्लाई थोड़ा ना हो रहा है उससे, ये तो माइनस है। अरे ये बॉक्स अलग है भाई, ये बॉक्स अलग है, ये बॉक्स अलग। यू मल्टीप्लाई कर रहे होंगे आप सबसे। एक बार करो, पेपर पे लिख कर दे दो। 2.0 हो गया माइनस। अरे ये वाली बात तो पेयरिंग के लिए अलग बात कर रहे हैं, ये वाली बात तो पेयरिंग के लिए है। इसका इससे क्या लेंगे? ये तो पूरा बॉक्स ही अलग है ना, ये तो पेयरिंग के लिए अलग है। ये तो यहाँ पे तो पेयरिंग एनर्जी है, मैंने तो वैल्यू लिखी है। ये लो, क्वेश्चन ये है कि किस केस में CFSE 0 हो जाएगा। बेटा यहां पर पेयरिंग की कोई ना कोई वैल्यू होगी, हमने नंबर ऑफ पेयर उठा के लिखा है केवल, पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू थोड़ा ना लिखी है। वो क्या पता अपने को पेयरिंग एनर्जी की क्या वैल्यू है? मान लो ये वैल्यू x है, मान लो ये नंबर ऑफ पेयरिंग, तो इसको बोला हूं मैं, ये वैल्यू कहां लिखी है मैंने? बेटा मैं दोबारा देखो एक मिनट, आप बोर्ड पे यूं ही कंफ्यूज हो रहे हो। इसको क्या हमने पेयरिंग एनर्जी नहीं बोला था? अरे तो एनर्जी की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। एनर्जी क्या बिना किसी यूनिट के ही लिख दूंगा क्या मैं? ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि यहाँ पर एन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ पेयर को। पी पेयर थोड़ा है यहाँ पर, पी स्टैंड्स फॉर पेयरिंग एनर्जी। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ इतना सा लिखा था कि ये है, लीजिए अलग अलग लिख देते हैं। पेयरिंग एनर्जी, एन स्टैंड्स फॉर number of pair, this has some value which may be given, this has some value। तो आप इसको यहां पर लिख लीजिए कि ये वैल्यू अभी क्या है? x। पहले ही अपन ने पेयरिंग एनर्जी वर्ड यूज किया था, तो एनर्जी तो कोई ना कोई वैल्यू के साथ ही होगा। अब अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो इस फॉर्मूले का इस तरह से करेंगे यूज। अब देखिए, अपने पास एक क्वेश्चन आया हुआ है इसका एक्सरसाइज 2 में, तो उसमें इतना सब देखने के बजाय हम एक छोटे से पार्ट से ही आंसर कर देंगे। देखिए सब लोग एक्सरसाइज 2 में, क्वेश्चन नंबर 21, 139 पर 21। इस वाले क्वेश्चन को एक बार ही देखिए आप। क्या दिया हुआ है अपने को
कि हमारे पास D6 है और D6 के केस में लो स्पिन। अब अगर D6 के केस में लो स्पिन है तो कौन सा लिगेंड होगा? स्ट्रॉन्ग। तो बताइए आपके इलेक्ट्रॉन्स किधर फिल होंगे, EG में कि T2Z में? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 और यहाँ 0। यानी कि ये पूरा फॉर्मूला यूज करना है, पर उसका आंसर सिर्फ किससे आ जाएगा कि इसमें कितने पेयर हैं? 3। ऐसा कोई ऑप्शन देखो जिसमें 3p लिखा हो, तो वो ऑप्शन अपना सीधा क्या हो गया बेटा? 4। सो CFSC यहां पर इसका पूरा नाम जो है ना वो है क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। तो इट कैन बी रिटन एज स्प्लिटिंग एनर्जी और इट कैन बी रिटन एज स्प्लिटिंग एनर्जी। जिसकी ये वैल्यू ज्यादा उसके पास कौन सा लिगेंड होगा? स्ट्रॉन्ग। और जिसके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है? CO। अब आप बोलो किसके केस में CFSC वैल्यू ज्यादा आएगी? CO के केस में। अब अगर CO के केस में स्टेबिलिटी ज्यादा है तो आप उसको क्या नाम बोल सकते हो कि उसकी स्टेबिलाईजेशन एनर्जी ज्यादा, तो उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज्यादा। तो इट मे बी रिटन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और इट मे बी रिटन एज क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। लो स्पिन हाई स्पिन क्लियर करिएगा सबसे पहले, है ना। अब आप समझ जाना P के लिए पेयरिंग एनर्जी है वो, इसीलिए वहां पर उसने 3 नहीं लिखा है, 3 के साथ में क्या भी लिखा है? P लिखा है, तो वो वैल्यू उसने हमें नहीं दी। तो यहां पर मैं 2p लिख दे रहा हूं। P stands for pairing energy। अभी वाला पार्ट हटा दूं, इधर वाला। पहले आप ये दोबारा से देख लो और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन के रिगार्डिंग एक ही समय ऐसा हो सकता है जब CFSC वैल्यू क्या हो जाए? 0। और वो कब होगा बेटा? जब मेरे पास D5 हो और हाई स्पिन हो। उसका मीनिंग कैसे आ रहा है ये यहां से देखकर, यहाँ पर सब वैल्यू एक दूसरे को क्या कर रही है? क्रॉस कर। अगर कोई वैल्यू पेयरिंग एनर्जी की होगी भी तब भी वो क्या हो जाएगी? 0। और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगे? क्रॉस। क्या कर दूं इस वाले पार्ट को अब? ये वाला पार्ट रब कर रहा हूं बेटा मैं अब, है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSC। किस किस पर डिपेंड करती होगी ये वैल्यू? बताइए इंटरेक्शन कैसा है? आयोनिक। अगर मान लीजिए CMA के ऊपर चार्ज ज्यादा हो तो क्या लिगेंड उसकी तरफ ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट होगा? इसका मतलब पहला फैक्टर हमारे पास क्या है? चार्ज। किसके ऊपर चार्ज? CMI के ऊपर। उसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज उसकी CFSC वैल्यू उतने ही ज्यादा। चलेगा, देख के बताना कि यहां पर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसकी CFSC वैल्यू ज्यादा है। FeCN होल 6 -4 FeCN होल 6 -3। क्या क्या चीजें सेम है? मेटल सेम, लिगेंड सेम, नंबर भी सेम, ओनली डिफरेंस चार्ज। ये है +2, ये है +3।
तो हम किससे देख रहे हैं? चार्ज से। सेकंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। इनका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा क्योंकि कोई एक चीज अनकॉमन होगी, उसी से हमें देख लेना है। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड किससे डिसाइड होता है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। और उसमें याद है सबसे आगे कौन है? कार्बन डोनर्स, ठीक है, और फिर नाइट्रोजन। अब मान लीजिए हमारे पास इस तरह से दो कॉम्प्लेक्सेस हों, बताइए किससे डिसाइड करेंगे? सर इस बार ये सेम हो रहा है, चार्ज भी सेम हो गया है, तो अनकॉमन क्या बचा है? लिगेंड। किस लिगेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा? सी है। तो इस बेसिस पर हम इससे डिसाइड। थर्ड, ऐसे अलग अलग फैक्टर से हम डिसाइड कर रहे हैं ना। थर्ड, जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CFSE। अब यहां जेड इफेक्टिव का यूज क्या एस ब्लॉक के एलिमेंट के लिए पॉसिबल है? क्योंकि वहां तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है? कांस्टेंट। तो यहां पर ये जेड इफेक्टिव है डी ब्लॉक में, आपको याद है ऊपर से नीचे आने पर क्या चीज ज्यादा प्रोमिनेंट होती है? जेड। कैसे होती है यहां समझ लीजिए। आई थिंक हम एक बार बात तो कर चुके हैं, पर फिर भी देख लेते हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी। अब आप यहां देखो, यहां कौन सा कॉन्ट्रेक्शन है? लेंथेन है। इन दोनों के बीच कितना नंबर का डिफरेंस है? 18। और इनके बीच यहां पर और यहां पर साइज क्या हो गया? ऑलमोस्ट सेम। तो विच मेक्स मोर प्रोमिनेंट कैरेक्टर, रेडियस और जेड इफेक्टिव? जबकि एस ब्लॉक में आपको याद है कि अगर मैं सोडियम से पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जाऊं तो साइज इसका अगर ये है तो अगला साइज ये, साइज क्या होते जा रहा है? इंक्रीज। इसीलिए वहां पर हमने जेड इफेक्टिव को क्या कर दिया था? कांस्टेंट। वो प्रैक्टिकली आ भी रहा था, पर यहां पर क्या चीज ज्यादा इफेक्टिव होती जा रही है? जेड। तो डी ब्लॉक में जितना नीचे जाएंगे उतना ही ज्यादा क्या इंक्रीज होगा? जेड। और जब जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा बेटा तो क्या इंक्रीज होगी? अच्छा, एक लाइन लिखी हुई है भी कि 4D और 5D के लिए हर लिगेंड कैसा लिगेंड? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। क्यों है? तब क्यों बोला था स्ट्रॉन्ग? इसी वजह से, क्योंकि वो उनको अपनी तरफ तेजी से क्या करता है? अट्रैक्ट। तो स्प्लिटिंग क्या होगी? ज्यादा। अब अगर मान लीजिए मेरे पास ये तीन ऑप्शन आ जाए, कोबाल्ट H2O होल 6+3, रेनियम H2O+3 और इरिडियम, बताइए इन तीनों में क्या ही डिफरेंस है? सिर्फ सीरीज का डिफरेंस है, बाकी सब सेम। चार्ज सेम, लिगेंड सेम, कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम। तो मेरे पास डिफरेंस कौन सा है? ये वाला। इसीलिए किसका CFSE ज्यादा? इरिडियम का CFSE ज्यादा। और एक लास्ट फैक्टर अपने पास और है इसका, वो प्रैक्टिकल वैल्यू पर बेस्ड है। फोर्थ, CFSE वैल्यू का ट्रेंड रहेगा। सबसे ज्यादा CFSE वैल्यू किस में नजर आती है? स्क्वायर प्लेनर। और सेकंड हाईएस्ट किस में नजर आती है? ऑक्टाहेड्रल्स में। और सबसे लास्ट किस में नजर आती है? अच्छा, थोड़ी देर के लिए आप इसको मान लीजिए ये नहीं है, किससे डिसाइड कर रहा हूं मैं? नंबर ऑफ लिगेंड से। जितने ज्यादा एनायन उतने ही ज्यादा स्प्लिटिंग होने के चांसेस, क्योंकि वो तेजी से किसकी तरफ आएंगे? CMI की।
पर यहाँ पर हमें एक वैल्यू और इंक्लूड करनी है, और वो किसकी है? स्क्वायर। तभी तो आपने देखा स्क्वायर प्लेनर में वो नहीं बने थे T2G और EG, क्योंकि वहां पर स्प्लिटिंग थोड़ा अलग तरह से हुई। तो वो प्रैक्टिकली वैल्यू बेस्ड सबसे ज्यादा किसकी बतानी है अपने को? स्क्वायर। तो स्क्वायर प्लेनर की जो वैल्यू होती है ना बेटा, वो ऑक्टाहेड्रल की भी कितना टाइम होती है? 4/3। और टेट्राहेड्रल की जो वैल्यू है वो है 4/9 टाइम्स। तो अपने सिलेबस में ये वाली वैल्यू गिवन है कि टेट्राहेड्रल की वैल्यू सिर्फ कितनी सी होती है ऑक्टाहेड्रल की? 4/9। ठीक है, अब आप यहां पर इसको कैसे याद रख लोगे? स्पॉट कि सबसे आगे किसको रखना है? एसपी को, और फिर ओ, और सबसे लास्ट में टी। एसपी मतलब स्क्वायर प्लेनर, फिर ऑक्टाहेड्रल, और फिर टेट। अगर आपस में ही कंपैरिजन आ जाए तो, जैसे मैं एक इसका एग्जांपल लिखता हूं यहां, NiCN4 -2 Ni CO4। एक तो ये कंपैरिजन करना है। बताइए, सबसे पहला काम ये चेक करना है कि सर ये भी 4 आ गया, यानी कि सर मैं इसका कंपैरिजन किस बेसिस पे भी कर सकता हूं? स्क्वायर प्लेनर और टेट्रा, है ना? क्योंकि मैं चार्ज के बेसिस पे करूंगा तो ये 0, ये +2, और ये 0। पर उस बेसिस पे अगर इसको ज्यादा बता देता हूं तो ठीक है, एक फैक्टर और चाहिए क्रॉस चेक करने के लिए। अब आप देखो, इसके केस में निकिल के पास अगर +2 है बेटा, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इसको हटा दूं 2 इलेक्ट्रॉन, 3d8। अगर 4 होता है तो या तो DsP2 चाहिए या sp3। तो अपने पास यहां D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। क्या मैं उन 8 इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करके D वेकेंट करा लूं? सर यहां तो बेनिफिट है क्योंकि एक ही D चाहिए, तो ये बन गया DsP2। और आपको याद है DsP2 पे स्क्वायर प्लेनर। अब यहां देखो 0, तो निकिल के पास कॉन्फ़िगरेशन आ गया 3d8 4s2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी पेयरिंग में अंदर आएंगे, क्योंकि कैसा लिगेंड है मेरे पास? स्ट्रॉन्गली। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर 3d8 की जगह अब क्या हो गया? 3d10। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स तो आते ही हैं, तो मेरा हाइब्रिडाइजेशन किससे स्टार्ट हो? sp3। तो बताइए किसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है? स्क्वायर। इसीलिए ये। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा तो अपने को क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि वेदर इट इज स्क्वायर प्लेनर और टेट्रा। पर अगर मान लो 6 और 4 ही होता तो कुछ देखना ही नहीं था, फिर मुझे किसकी ज्यादा बतानी है? 6 वाले ऑक्टाहेड्रल की ज्यादा। तो ये कंपैरिजन तभी पॉसिबल होगा जब मुझे पता हो कि 4 में स्क्वायर प्लेनर बना है या फिर टेट्राहेड्रल। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली 6 और 4 दिया, तब भी एक बार देखना तो पड़ेगा कि कहीं वो स्क्वायर प्लेनर के साथ तो कोई कंपैरिजन नहीं कर गया। भाई ये डिपेंड करेगा कैसा क्वेश्चन आया हुआ है ना? आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वही आएगा जहां पर इस तरह से कंपैरिजन हुआ। बाकी यहां तो देखिए आप, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। यहां तो सभी कोऑर्डिनेशन नंबर कितने लिए अपन ने? 6, क्योंकि CFT किसके लिए एप्लीकेबल है? 6 के लिए। हाँ बोली। इसमें कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं है बच्चों।
इसमें कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं है। यहाँ पर सबसे आगे हमेशा ही कौन है? स्क्वायर प्लेनर। तो ज्योमेट्री तो पहले ही देखना पड़ेगा आपको। इन वाले केसेस में कुछ भी नहीं है, जो चीज अनकॉमन है उसी से देख रहे हैं बेटा। भाई आप खुद ही सोचो वो कैसे कंपेयर करवाएगा। अगर सब कुछ अलग अलग दे दे तो हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है ना। हाँ बोलिए। तब भी कोई कुछ नहीं देखना है। अगर ये वाला है पॉइंट तो इसमें तो सिर्फ और सिर्फ किससे डिसाइड होगा? ज्योमेट्री से। इसमें चार्ज का कोई सिग्निफिकेंस नहीं बचा। और आप खुद ही सोचिए एग्जामिनर खुद कैसे कंपेयर करेगा अगर सब मिक्स कर देगा तो। कभी भी कंपैरिजन करने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसके पॉइंट पर हम कंपैरिजन कर पाएंगे। अब अभी कुछ दिनों पहले आप देखो 10 फेमस लोगों की लिस्ट आई थी। तो उसमें आप हमेशा किसको ऊपर देखोगे? बराक ओबामा को ऊपर ही देखोगे। उस लिस्ट में कुछ सिंगर्स भी हैं, कुछ बॉलीवुड एक्टर्स भी हैं। तो भाई वो कॉमन कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। भाई ऑब्वियस सी बात है, जिनका मास इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा वो ज्यादा फेमस होंगे। जिनको कोई नहीं जानता होगा वो कहाँ दिखाई देंगे। अब अगर यही टॉप रिचेस्ट की लिस्ट आती तो फिर वहां थोड़ा ना होते बराक ओबामा। फिर किससे देखा जाता? मनी वाइज। फिर तो कौन ऊपर आते? एलन मस्क। तो डिपेंड कर, फिर उसमें कुछ नाम किसके भी होते हैं? अंबानीज के भी होते। इंडिया का भी एक नाम आता ही सही, फिर कहीं ना कहीं तो आता है ना बेटा। फिर उसमें बताओ, उसमें कहीं पे मोदी जी का नाम थोड़ा ना आता, क्योंकि फिर वो क्राइटेरिया ही क्या हो गया? अलग हो गया। तो क्राइटेरिया वाइज ही यहाँ पर डिसाइड हो सकता है। आपको कौन कौन से बिगनर्स बॉक्स कंप्लीट करने हैं? अब 1 2 3 4 में कुछ पार्ट बाकी है, कलर वाला, वो अभी हमने नहीं किया है ना। पहले आप एक बार इसको कंप्लीट करो। एक चीज और बची हुई है, उसके साथ में होमवर्क देता हूं आपको। ये वाला पार्ट हटा दूं? ये वाला पार्ट क्लियर है सबका? अभी इसमें हमें एक आंसर ही मिला है ना। यानी कि स्ट्रॉन्ग कैसे डिसाइड किया और वीक कैसे डिसाइड, वो भी किसके बेसिस पे डिसाइडेड है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। हाँ चलिए, एक और लास्ट इसको आज देख लेते हैं, उसके बाद कल जो है आगे बढ़ते हैं। स्टेबिलिटी। अब यहां पर मैं आपसे पूछ रहा हूं एक सीधे सिंपल उससे स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। एक गिलास वाटर में हम शुगर ऐड करते जाएं करते जाएं करते जाएं, क्या कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर हम बोलेंगे कि अब शुगर ऐड नहीं होगी? उसको आप क्या बोलते हो? अब सेचुरेशन पॉइंट तो बहुत लेमन लैंग्वेज हो गई। इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम आ गया सर। क्या आ गया? इक्विलिब्रियम। किस किस के बीच इक्विलिब्रियम आ गया? ऐसे थोड़ा ना बोलोगे इक्विलिब्रियम। रेट ऑफ डिसोसिएशन इज इन इक्विलिब्रियम विद रेट ऑफ पीपीटी फॉर्मेशन। कि अब आप जो भी ऐड करोगे वो सीधा किस में कन्वर्ट होगा? पीपीटी में। तो उन दोनों के बीच में एक क्या स्टेब्लिश हो गया? इक्विलिब्रियम। और अगर मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता लग जाए तो मैं आसानी से ये बता सकता हूं कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो भाई जिसने इक्विलिब्रियम अचीव किया, इसका मतलब उसका प्रोडक्ट कुछ तो बना ही है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। वापस से सुनिएगा, हमने एक गिलास वाटर में कुछ ऐड किया, देयर इज ए पॉइंट जहां पर मैंने उसको बोला कि अब और शुगर ऐड करना पॉसिबल नहीं है, दैट सॉल्यूशन बिकम स्टेबल।
सॉल्यूशन क्या हो गया है? स्टेबल। वो स्टेबिलिटी किससे डिसाइड होती है? उस कांस्टेंट से। कांस्टेंट ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। पहला। दूसरा, सर मेरे पास तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है, तो मैं कैसे डिसाइड करूं? क्योंकि हमें हर जगह कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दे रखी हो। अगर मान लो कांस्टेंट की वैल्यू दे दी जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। हम आसानी से देखकर बता पाएंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल बनाएगा। तो ऐसे केस में मुझे किससे डिसाइड करना होगा? वही फैक्टर्स हैं जो भी थोड़ी देर पहले यूज किए। सबसे पहले स्टेबिलिटी देखने के लिए ये देख लेना कि कहीं कोई सिनर्जिक बॉन्डिंग वाला कोई लिगेंड तो नहीं है। बताओ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे आगे किसको रखा है? COCN को। तो इसका मतलब स्टेबिलिटी सबसे पहले किसकी आएगी? उन्हीं की आएगी। सेकंड हाईएस्ट हमें देखना है चिलेशन, कि जहां हो रही होगी रिंग फॉर्मेशन, फिर सेकंड हाईएस्ट उसको बोलेंगे। और थर्ड हम किसको देखेंगे? स्ट्रेंथ को। थर्ड हम किससे डिसाइड करेंगे बेटा? स्ट्रेंथ से। किसका यूज करेंगे? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे देखते हैं, अगर मुझे एक तो दे रखा हो Fe, साथ में दिया हुआ है H2O और चार्ज है बेटा +3। ठीक है, चलो यहां पर ऐसा ले लेते हैं ताकि कंपैरिजन थोड़ा आसान हो जाए। NH3 ले लेता हूं और एक ले लेता हूं FeEn होल थ्राइस। बताइए विच फैक्टर कैन बी यूज? सर यहां पर पहले तो ये देखो, सिनर्जिक बॉन्डिंग का कोई कंसेप्ट है क्या? तो मैं किस पे स्विच करूंगा? क्या चिलेशन है? चिलेशन किसमें? इसमें किसमें? इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो मैं किससे डिसाइड कर रहा हूं अब? ऑर्डर वाइज। सबसे पहले किसको प्रेफरेंस दूंगा? सिनर्जिक बॉन्ड। ठीक है, अगर यहीं पर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, FeEDTA। ठीक है, और एक लेते हैं FeEn होल थ्राइस। अब बताओ आप, क्या यहाँ चिलेशन यूज करें? क्या सिनर्जिक यूज कर सकता हूं? क्यों नहीं करेंगे? सर सिनर्जिक पॉसिबल ही नहीं है। पहले आप ध्यान से देखो बेटा बोर्ड पे, जिन्होंने लास्ट में पिक किया हो तो मैं बता दूं हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को देखने का हमारे पास क्राइटेरिया है ये वाला। क्राइटेरिया है ये वाला। और इसमें सबसे पहले स्टेबिलिटी किससे देखना? सिनर्जिक। सिनर्जिक दो ही केस में होती है, CO और CN। जब इससे फ्री हो जाओ या ये नहीं हो तब किस पे जाऊंगा? चिलेशन। और चिलेशन भी नहीं हो तो फिर मैं किस पे जाऊंगा? स्ट्रेंथ पर। अभी हमने पहला केस कौन सा लिया है कि एक में चिलेशन है एक में नहीं, अभी दोनों में ही है। तो अब मैं देखूंगा कि किसकी रिंग्स ज्यादा बनी। तो हमारे को याद है EDTA में बनेंगी 5 रिंग्स और यहां बनी 3, इसलिए किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? इसकी। तो पहले डिसाइड किससे किया जा रहा है? चिलेशन। सिनर्जिक का भी कोई एग्जांपल अभी अपने पास आया नहीं था इसमें। अच्छा, अब इसको किससे जोड़ के देखते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कि सर इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता होगा? तो आप देखिएगा यही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मेथड चेंज है। सब लोग एक्सरसाइज 1 पे आइए, पेज नंबर 34 पे। यहां आपके पास 135 पे 61, पेज नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 61। आप देखो, एक कांस्टेंट दे रखा है KF और दूसरा दे रखा है KF डैश। अब आप देखो KF कब दे रखा है? जब अमोनिया है एज ए लिगेंड। और KF डैश कब दे रखा है? जब EN है एज ए लिगेंड। तो यहां तो दिख ही रहा है मुझे कि इन दोनों के केसेस में किसको प्रेफरेंस मिलेगी? चिलेशन को। तो कौन ज्यादा हो जाएगा? KF। तो वही क्वेश्चन है
डायरेक्ट ना पूछकर किसकी टर्म में पूछ लिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अगर ऐसा हो तो हम ऑटोमेटिकली उसको किससे जज करेंगे, इसी ऑर्डर से। सारे क्वेश्चन इसी से ही होंगे बेटा, इसी ऑर्डर से, है ना। लिखिए आप इसको, और सभी लोग अभी ये क्वेश्चन कर लो ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि आपके बात क्लियर हुई है नहीं है। सब लोग पेज नंबर 118 पर आओ, और यहां आपके पास ये क्वेश्चन नंबर है 9, 118, बिगनर्स बॉक्स 4, और यहां आप करिए क्वेश्चन नंबर 9। सभी सारे एग्जाम्पल लिखो और फिर उनको क्रॉस चेक करो कि क्या मेरे पास, तो चले देखते हैं। गलत है, कैसे डिसाइड किया आप लोगों ने? चलो देख लेते हैं। ये वाला तो बोर्ड पे है ही सही आपके पास। कौन सा ऑप्शन है ये? इसको तो छोड़ दीजिए ना, दूसरे ऑप्शंस में से ट्राई कर लेते हैं। एक शायद ये दे रखा होगा, FeOX, C2O4, कितने हैं? 3, और चार्ज, और साथ में कौन है? FeH2O होल 6+3। बताओ कौन ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा? क्यों सर? इस केस में होती है डिस्टिलेशन। डन। अच्छा, एक और केस कौन सा है? एक तो ये हो गया, एक ऑप्शन ये हो गया, 2। तीसरा ऑप्शन देखा ना बेटा, डीएमजी वाला बाद में लेते हैं, एक में लास्ट में। CN वाला ठीक है, वो तो 4 से डिसाइड हो ही गया। FeCN होल 6-3, FeCN होल 6-। अब बेटा बोर्ड पे देखो एक मिनट इस बात, क्या पॉसिबल है कि यहां पर मैं सिनर्जिक देखूं? सर दोनों ही तो सिनर्जिक करेंगे, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। डिस्टिलेशन की बात ही खत्म हो गई जब CN आ गया। सेंटर एटम भी सेम है, ओनली डिफरेंस इज ऑफ चार्ज, +3। तो अब जब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा कॉमन, तो चार्ज से करना ही पड़ेगा। और आपको कहते हैं जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा उसकी CFSE वैल्यू ज्यादा, और जिसकी CFSE ज्यादा मतलब वो लिगेंड भी क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग। और जो लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा उसके साथ तो स्ट्रेंथ आएगी आएगी। अब लास्ट पार्ट बचा है कौन सा वाला? DMG का। NI किसके साथ दिया हुआ है? DMG के साथ। कितने DMG है? 2। और एक मुझे दिया हुआ है NiEN होल 2, और चार्ज क्या है? +2। ये क्वेश्चन अपने पास पेज नंबर 139 पर भी है, और ये है क्वेश्चन नंबर 20। स्पेशली इस DMG के रिगार्डिंग। अब आप यहां पहले सिचुएशन देखो, यहां पर निकिल के साथ 2 EN जुड़े हुए हैं इस तरह से, ठीक है। बताइए EN की डोनर साइड क्या होती है? नाइट्रोजन। और इसने कितनी रिंग बनाई? 2 ही तो रिंग बनाई, एक इधर और एक इधर। अब ये वाला पार्ट देखो, निकेल NOH, क्या डोनर साइड्स में कोई डिफरेंस आ रहा है क्या? सर डोनर साइड तो इसकी भी क्या है? नाइट्रोजन है। यहां पर भी तो सर यहां पर भी तो 2 ही रिंग है, पर यहां पर आपको एक एक्स्ट्रा चीज नजर आएगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग्स बढ़कर कितने हो गए? 4, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ऐसे केस में DMG वाला थोड़ा स्पेशल पॉइंट बन गया अपना, है ना। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 देख लो एक बारी लास्ट, 139 पर 20। बताओ इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए?
अरे निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +2, +2 पर क्या दे रखा है, 20 की बात कर रहा हूं मैं, यही कॉम्प्लेक्स है DMG वाला। निकिल के ऊपर है +2 और ये बन गया 3D8 4S0। बेटा मुझे 4 ही तो चाहिए, तो 4 के लिए मेरे पास एक ऑप्शन तो DsP2 है और एक ऑप्शन sp3 है। तो भाई जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो यहीं से चालू हो जाएगी ना हाइब्रिडाइजेशन। बताइए क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा, DsP2 में क्या बनता है, स्क्वायर प्लेन। जबकि पहला ऑप्शन पढ़ो, तो कौन सा ऑप्शन गलत हो गया, फर्स्ट। बाकी तो सब सही है, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, स्क्वायर प्लेनर भी है ना, और DMG बाइडेंटेड लिगेंड भी है। तो एक ही तो ऑप्शन गलत हुआ कि DMG को उसने क्या बोल दिया, टेट्राहेड्रल। तो इसके साथ हमने आज कौन कौन सा पार्ट खत्म किया है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसाइड कर दिया, और दूसरा हमने देखा CFSE किस पे डिपेंडेंट होता है। अभी कौन सा पार्ट बाकी है, कलर वाला। तो कलर वाला पार्ट होगा स्टार्ट कल। तो बिगनर्स बॉक्स 4 में वो क्वेश्चन मत करना जो किस पे डिपेंडेंट हो, कलर पे, है ना। बाकी के क्वेश्चंस के बारे में अपन करेंगे बेटा कल बात।